हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर जिसमें हम लोग कार्बन और उसके यौगिक जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो कार्बन की जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, वो चाहे अकेला यानी तत्व के फॉर्म में हो, उस फॉर्म में भी, और जो उनके कंपाउंड है उनके फॉर्म में भी देखेंगे। उनकी फिजिकल स्टेट, उनकी केमिकल स्टेट, उनकी जो है जो उनका कन्फिग्रेशन है, ठीक है, और वो कैसे बन रहे हैं कंपाउंड, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग ने, और हाँ, एक चीज़ और कि क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी के लगभग जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादातर चैप्टर काफ़ी लेंदी हैं। तो जो लेंदी चैप्टर होंगे उनको हम लोग 2 पोर्शन में पढ़ेंगे, जो छोटे होंगे उनको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये भी चैप्टर इसी तरीके से काफ़ी लेंदी है, तो हम इसे 2 पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इसमें पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भी हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों और उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक और संयुक्त दोनों रूप से अत्यधिक महत्व है। मतलब कार्बन को हम यहाँ पे एक तत्व के रूप में पढ़ेंगे, और उसका एक तत्व के फॉर्म में अगर देखें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसका जो है संयुक्त रूप में यानी कंपाउंड के फॉर्म में देखें तो भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्रियाकलाप में देखिए, सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपभोग या उपयोग किया है, उपयोग या उपभोग किया हो, तो उसमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए, ठीक है। जो भी आपकी यूज में आई वस्तुएं हैं दिन भर में, उसकी 10 वस्तुओं की आप सूची बनाइए। दूसरे में क्या करना है, इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई जो सूची है उससे मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे जो सारणी दी गई है इसमें आपको वर्गीकृत करना है। और इसी के साथ ही एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी में उपयुक्त स्तंभों में रखिए। यहाँ पे जैसे धातु से बनी हुई यहाँ रखिए, कांच या मिट्टी से बनी हुई यहाँ रखिए, और अन्य जो भी पदार्थ से बनी होंगी उसको अन्य वाले में रखना है। तो देखिए, आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर ध्यान दीजिए, और आपके जो शिक्षक हैं उनको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन की यौगिकों से बनी हैं, ठीक है। तो ये हम अपने शिक्षक टीचर जो है उनको बताएंगे। उसके बाद इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? फिर क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसमें जो है कार्बन उपस्थित है? ऐसा कोई परीक्षण? तो आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई जो भोजन की जो पूरी एक सीरीज है, ठीक है, की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस जो सर्वतोमुखी तत्व कार्बन है, ऊपर जो है मतलब सर्वव्यापी एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो ये जो कार्बन तत्व है कार्बन पर आधारित होती हैं ये सारी चीज़ें, भोजन है, कपड़ा है, दवाएं हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है, और अनेक वस्तुएं हैं, ये सब किस पे, ये जो कार्बन तत्व है इस पर आधारित है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जितनी सजीव संरचनाएं होती हैं ना, जो है वो मानव शरीर हो या जितनी भी सजीव हैं, वो एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, जो भी हो, ठीक है, वो सब किस पर आधारित होती हैं? कार्बन पर आधारित होती हैं। और इसके साथ भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में, अच्छा, भूपर्पटी और वायुमंडल जो है ये सजीव तो है नहीं, ठीक है, निर्जीव है। और तो इसमें भी कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। भूपर्पटी में जो खनिज होते हैं जैसे कि उनमें कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो ये सारे जो है खनिज जो भूपर्पटी में मिलते हैं, उनमें जो कोयला होता है, कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला या पेट्रोलियम के रूप में सिर्फ 0.02% कार्बन उपस्थित होता है भूपर्पटी में, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। और इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन के जो आबंध हैं, कार्बन की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, और जो उसमें जो है सहसंयोजी जो आबंध जो है इसमें बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग है ये आपकी यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत जो भी दी गई है उसे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ईयर या इंटर में जहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर के पोर्शन में या इंटर के पोर्शन में, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया था और आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, और ये विलयन में अथवा या फिर गलित अवस्था में,
विलयन में हो या फिर गले अवस्था में हो तो ये विद्युत का चालन करते हैं। तो हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जो आबंध की जो प्रकृति है, ये आयनिक बॉन्ड होता है ना, और आयन्स के जो ट्रांसफर से ही जो है विद्युत का चालन वगैरह होता है। तो इसलिए तो ये जो इनके जो गुणधर्म है इसकी व्याख्या करती है, किसकी, आबंध की जो प्रकृति होती है, ठीक है, बॉन्ड की। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। ज़्यादातर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, तो कार्बन के जो भी इनके कंपाउंड हैं या कार्बन के इससे युक्त बने जो पदार्थ हैं, इनका क्वथनांक और गलनांक आयनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग काफ़ी कम होता है। तो उसके बाद ये जो सारणी दी गई है 4.1, इसके आधार पर देखिए कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते। तो क्या चीज़ मिल गई हमको, दो चीज़ मिल गई कि जो है यहाँ पे कार्बन होते हैं, ये कार्बन से बने हुए जो उनके जो यौगिक होंगे, ठीक है, उनमें विद्युत चालक नहीं होता। ठीक है, तो ये मतलब सॉरी, ये अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन के जो पदार्थ हैं उनमें से जैसे ग्रेफाइट भी तो इसका एक अपरूप है, लेकिन वो एक अच्छा चालक होता है, लेकिन सभी नहीं होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही इनका जो है वो होता है आकर्षण बल। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच में, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, चूंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंध किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो यौगिक हैं, यानी कार्बन या कार्बन के जो यौगिक हैं, इनकी जो है इनके यौगिकों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई होगी वो आयंस के ट्रांसफर से नहीं हुई होगी। ठीक है, सारणी में देखिए, इसमें यौगिक दिया गया, इनका गलनांक दिया गया, क्वथनांक दिया गया। तो जैसे एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, ये कार्बन से बने हुए इनके यौगिक है ना, एसिटिक एसिड CH3CW। जहाँ कार्बन यूज हुआ है तो बस उसमें जो है वो इसका यौगिक हो जाएगा। गलनांक देखिए इसका क्या है, 290, मेल्टिंग पॉइंट 290 है, 290, ठीक है। और जो है जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 391 है। क्लोरोफॉर्म का है 209, 334। एथेनॉल का है 156, ठीक है। और जो 156 इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट 351 है। मीथेन का वैसे 90 और 111 है। ठीक है, तो ये सब इनके क्या थे, गलनांक और क्वथनांक की बात की गई थी। और हमने चूंकि देखा कि जो कार्बन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक या क्वथनांक जो होता है वो आयनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी कम होता है। उनका हज़ारों तक चला जाता था, इनका 100 तक भी पूरा, मतलब कि 100 अबव है बस। तो क्लास 9th में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता और संयोजकता, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इसकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु होता है इसमें कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितने जो है इसमें, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की अगर संख्या देखा जाए तो उनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होगा, कार्बन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने देखिए जो पिछला अध्याय था उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जो है अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो वो ईजिली जो है वो त्याग कर दिया जाएगा। ठीक है, डोनेट कर दिया जाएंगे, ईजिली वो डोनेट कर दिया जाएगा उनको। लेकिन वही अगर कमी आ रही है तो ईजिली वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसी आधार पर आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन जो होता है, अब जब 4 की बारी आ जाती है, क्योंकि हर सेल के जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आधा आधा जब आ जाता है तब थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे कार्बन का यही तो है, 6 होता है, तो पहली वाली जो सेल होती है उसमें 2 ही आ जाएंगे, दूसरी वाली में 4 आ जाएंगे, यानी दूसरी कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 4 और चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसलिए तो अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को, नोबल गैस विन्यास जो है उसको प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। ठीक है, कि वो कितने अभिक्रियाशील है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, या तो जो है प्राप्त करके जो है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, या फिर उसको त्याग करके आ जाता है। ठीक है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या फिर खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए। ये क्या करेंगे, ये 4
जो इलेक्ट्रॉन है वो जब प्राप्त करेंगे तो इन पे 4 ऋणायन बन सकता है, ठीक है इनका। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। कुछ 1 2 3 इतने को तो ये धारण कर सकता है, लेकिन 4 अगर जो है धारण करे तो ये इसके ऊपर मुश्किल आ सकती है, ठीक है। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को खो करके, यानी कि C⁴+4 धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिकों में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन धनायन बनाने के लिए फिर उनको किसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो ये भी उनके लिए स्टेबल नहीं है। तो ये दोनों ही जो इनकी कंडीशन थी, दोनों ही यहाँ पे फॉलो नहीं हुई। तो अब क्या सोल्यूशन निकलेगा? कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। मतलब कहने का मतलब है सीधा सा कि कार्बन या उनके जो अन्य परमाणु हैं वो अन्य तत्वों या परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है, जो इनकी वही आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इनके संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं। मतलब कहने का है साझेदारी अगर हो रही है आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं से ही होती है, तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन की यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणु जो हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है, यौगिकों को पढ़ने से पहले। तो पहले यहाँ पे देखिए ये जो चित्र में दिखाया गया है इसको एक बार यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, यानी कि इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन है इसमें बाहर में, 2 हमने जो है इसके परमाणु। अब इसको जो है वो जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे क्या चाहिए होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ही शेल ही इसमें है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अब ये या तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये जो साझा कर रहा है कि इसका भी फ़ायदा हो जाए, दूसरे वाले का भी फ़ायदा हो जाए और दोनों का कोई नुकसान भी ना हो और जो है काम भी बन जाए। तो इसलिए तो इस तरीके से जो साझेदारी की जाती है उसी को ही जो है हम तभी जो है कैसा सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। तो देखिए इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का मामला होता है, कोई और झगड़ा ही नहीं है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन को परमाणु संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन की? 1 होती है। अतः इसके के कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन तथा के कोश को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कोई मसला ही नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु जिसे कहते हैं H2, ठीक है, तो वो बना लेते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो फ्री फॉर्म में जो अणु होता है गैसों का, वो इनके कंपाउंड इनके यही H2 होगा, O2 होगा, इसी तरीके से प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है और जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग करते हैं। जब हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन शो करते हैं तो हम क्रॉस से इलेक्ट्रॉनों को जो है दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी जो युग्म है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच संयोजी आबंध बना लेते हैं, कोवेलेंट जो है बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। और इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। तो देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी? क्लोरीन द्विपरमाणु यानी Cl2 बनाती है, ठीक है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जैसे ये वाली जो दिखाई गई है ऐसी बना सकते हैं? तो देखिए पहली चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए कि केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता है, यानी कि क्रॉस करके जो दिखाना है तो खाली जो आउटर मोस्ट सेल है जो कि संयोजकता दिखाएगी, ठीक है, बस उसी को ही हमें खाली रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्लोरीन का बिल्कुल ऐसे ही, इसकी आउटर मोस्ट सेल को खाली हम रखेंगे, इसके जो है 7 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को ही जो है रखेंगे, उसके बाद एक एक का साझा हो जाएगा बस। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है, द्विआबंध का बनना दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनको अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है।
तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करेंगे। अतः ऑक्सीजन प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। और जो है ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं, जो 2 परमाणु के बीच द्विबंध बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनका जो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 2 वैसे भी इनको चाहिए होंगे। ठीक है, तो यही जो है ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसीलिए 2 जो है यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं, क्योंकि इनके जो है 2 इनके कंप्लीट हो गए, 2 इनके कंप्लीट हो गए। ठीक, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्या अब आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु एक हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया हो, और इस अणु में एक आबंध है अथवा द्विआबंध। मतलब कहने का था कि H2O होता है। ठीक है, क्या होता है, H2O। जब और हालांकि हम ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसको 2 परमाणु की आवश्यकता है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये होंगे इनके 6, इनको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो अब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को सिर्फ 1 चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है इसके इधर और 1 इधर रख दिया गया। तो इन्होंने इससे बॉन्ड बना लिया, इन्होंने इससे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन की भी पूरी हो गई और जो है इधर वाले हाइड्रोजन की भी पूरी हो गई, और इनके भी टोटल 8 हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, इस तरीके से बन गया। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 सिर्फ ऑक्सीजन के जो अणु बनेंगे उनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे H2 है, इसको हमने देख लिया कि सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु, नाइट्रोजन के जो 2 जो है परमाणु के अणु हैं उनमें कैसा बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी, अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी परमाणु संख्या 7 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो जब इनके जो दोनों जो नाइट्रोजन के दोनों जो अणु होंगे, ठीक है, तो उनके बीच में सहभागी युग्म प्राप्त होता है, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, इसलिए सहभागी युग्म प्राप्त होता है। तो इस 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का जो सहभागी युग्म जो है वो इसे 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है। तो N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र में जैसे यहाँ पे दिया गया इसके अनुसार दर्शाया गया। तो यहाँ पे देखिए, 5 इधर, चूंकि 3 चाहिए होगा इसलिए 3 इधर रख दिया गया, ये आपस में पूरा बॉन्डिंग बना ली। तो ये N2 अणु, यानी कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, ठीक है, तो उनमें डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये हो गई बॉन्डिंग के बेस पे। अब आगे हम देखें कि अमोनिया का जो अणु है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NH3 होता है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें ये दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है, इन इन अणुओं में एक द्वि अथवा त्रि कौन सा आबंध होगा। यहाँ पे देखिए, ये कहा गया है कि एक आबंध होगा, द्विआबंध होगा या त्रिआबंध होगा। तो इनकी संरचना बहुत ज़रूरी है NH3 की। तो देखिए, ये है N। ठीक है, और हम जानते हैं कि NH3 में जो नाइट्रोजन होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने 2 ऊपर रखे, एक इधर रखा, एक इधर रखा और एक इधर रखा। ठीक, और हाइड्रोजन को एक चाहिए होगा, तो एक हाइड्रोजन हमने इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। ठीक है, एक नीचे लगा दिया, तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया, ये इनका बॉन्डिंग हो गई, ये इनकी बॉन्डिंग हो गई और ये इनकी बॉन्डिंग हो गई। इस तरीके से हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, 2 ऑक्टेट इनका भी कंप्लीट हो गया। और जो नाइट्रोजन थे जिनके 5 थे उनको 3 और मिल गए, 8 इनका भी हो गया। तो हमने ये देखा कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से हमको जब NH3 का जो है स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई ना तो हमको सिंगल बॉन्ड ना तो हमको डबल बॉन्ड मिला, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिला। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, तो ये किसका हो गया, जो NH3 उसका हो गया। अब हम मीथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है और ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4।
ठीक है। तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं, सीएनजी का प्रमुख घटक है। ये कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है। ठीक है। और कार्बन चतुष्क संयोजक होता है। कार्बन कितने होते हैं, उसको 4 चाहिए होता है। ठीक है। तो क्योंकि इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है। इस प्रकार दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध बनता है। यानी कि यहाँ पे ये एक डिफिनेशन बन गई सहसंयोजी बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की, कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म ही तो साझेदारी कर रहे हैं, तो एक युग्म की साझेदारी करने से बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसी को हम सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बॉन्ड कहेंगे। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, मतलब अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो प्रबल एकदम स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन इनका जो अंतराणुक बल होता है वो दुर्बल होता है। ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। तो फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। यही रीज़न है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, तभी जो है ज़री सी हीट पे ही ये फटाफट जो है बॉयल भी हो जाता है और गल भी जाता है। ठीक है। क्योंकि इनका इंटरमोलिक्यूलर जो है फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है। चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक है, और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के। तो इस तरीके के जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो यौगिक होंगे वो विद्युत के कुचालक होंगे, क्योंकि विद्युत का ट्रांसफर हमने देखा आयनों की ट्रांसफर से ही जो है विद्युत जो है का फ्लो होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये देखिए, ये दिखाया गया है मीथेन का कैसे जो है इसकी साझेदारी हो रही है। अब हम देखेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न यौगिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। जैसे हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हीरा है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। हीरे में भी कार्बन का वही स्ट्रक्चर रहेगा कि जो है कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो है वो कार्बन के 4 अन्य जो परमाणु हैं उनके साथ आबंधित रहता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ठीक है। कैसी बनती है, त्रिआयामी जो है संरचना इसमें बन जाती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होता है। ठीक है। किससे, एक ही। और जो हीरा होता है इसमें 4 अन्य परमाणु के साथ होता है, ग्रेफाइट में 3 अन्य परमाणु के साथ, और वो भी एक ही तल में होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। और जो है इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है। इनमें से एक आबंध जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण रूप से ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। एक बॉन्ड जो होता है उसमें वो एक डबल बॉन्ड होता है, किसका, ग्रेफाइट की संरचना में। हम ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ये देखा जाए जो है मतलब कि उसकी पावर के बेस पे कि जो है कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांगनेस के बेस पे देखा जाए सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब देखिए ये हीरे की संरचना दिखाई गई है, ये ग्रेफाइट की संरचना दिखाई गई है जो कि पेंसिल में यूज़ होता है, और ये C60 जो है यहाँ पे बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना है। ठीक है। तो इन दो विभिन्न जो संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं। सिर्फ क्या है कि हीरे में 4 अन्य कार्बन परमाणु जो होते हैं वो होते हैं, और वो 3D स्ट्रक्चर के साथ जो है जुड़े रहते हैं। ठीक है। और वही जो ग्रेफाइट होता है उसमें 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ साझा होता है, और सब एक ही तल में होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। तो भौतिक और जो मतलब कि जो हीरा ग्रेफाइट है उनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अगर कार्बनिक पदार्थ बोला जाए तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। और जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो चिकना तथा फिसलनशील होता है। और पिछले अध्याय में आपने जिन वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो हमने देखा था कि कार्बन जो होता है, कार्बन के जितने भी यौगिक होंगे वो सब जो है अधिकतर जो होंगे वो जो ऊष्मा है उसके या विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन सिर्फ जो ग्रेफाइट होता है, इसका हम लोग ने एक्सपेरिमेंट भी किया था पिछले चैप्टर में, वो जो होता है वो विद्युत का
सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित यानी सब्जेक्टिंग करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यही जो शुद्ध कार्बन होता है, इसको अत्यधिक उच्च ताप पर इसका उपचारित किया जाता है और फिर हीरे को संश्लेषित किया जाता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे लेकिन अन्यथा वह प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। संश्लिष्ट हीरे होते हैं ना, लैब में बनाए जाते हैं। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप का अन्य वर्ग। फ्लोरीन जो होता है, फुलेरीन, फ्लोरीन नहीं है यहाँ पे, वो जो क्लोरीन फ्लोरीन गैस वाला नहीं है, बल्कि ये क्या है, फुलेरीन है। ये क्या है, कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। चूंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट जो है बकमिंस्टर फुलर, ठीक है, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, इसी वजह से इसको जो है इसको उन्हीं के नाम पे ही दे दिया गया है। तो डिज़ाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसीलिए इस अणु को फुलेरीन नामक नाम दिया गया है। ठीक है, फुलर था ना इनका जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम। तो अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो इसमें क्या है, विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी और अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि किसी वस्तु में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से ही बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन की गणना की गई, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई। ठीक है, बहुत जो है काफ़ी दिनों तक के उसको जो है आंका गया, उसकी जो है जांच की गई। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है? ये गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। तो देखिए, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के दो कारक देखिए, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, तो इसकी प्रकृति जो है इतनी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ये यौगिक बनाता है। चार चाहिए होते हैं, वो किसी से जुड़ जाए। ठीक है, पहले देखिए इसमें क्या है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, इस गुण को ही हम श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय के एक रिंग के रूप में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि तथा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक, जब यहाँ पे देखिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से, जब एक सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े होते हैं कार्बन, तो ऐसे यौगिक को हम संतृप्त यानी सेचुरेटेड यौगिक बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और वही द्वि या त्रि आबंध यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अगर जो है कार्बन के यौगिक बने हैं, ठीक है, जुड़े हैं, तो ऐसे जो यौगिक होंगे उनको हम असंतृप्त यौगिक या अनसेचुरेटेड जो है कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं है। जैसे सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। सिलिकॉन जो है वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इस वजह से ये काफ़ी स्थायी, काफ़ी स्टेबल भी होता है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एवं संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। मतलब कहने का है कि कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब वो या तो उन चारों की जो संयोजकता है उसमें या तो 4 कार्बन परमाणु से ही जुड़ जाए, ठीक है, या फिर वो अन्य जो है परमाणु है उनके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अन्य परमाणु के साथ भी वो जोड़ सकता है कार्बन। ठीक है, उसके बाद ये क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर करके जो यौगिक होते हैं उनमें जो है धातु अधातु मिलकर के मोस्टली बनाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। ठीक है,
किस पे निर्भर करते हैं? ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित जो तत्व होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं। ज़्यादातर जो अन्य जो तत्व हैं उनके उनके साथ अगर देखा जाए तो कार्बन द्वारा बनाए गए जो बॉन्ड होते हैं वो अत्यंत स्ट्रांग होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। ठीक है, छोटे आकार के कारण भी जो है ये मतलब कि एक प्रबल स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं, जो बड़े जो है बॉन्ड जो होते हैं उनसे बने होते हैं। अब आगे इनको देखिए, ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या है कार्बनिक जो यौगिक हैं वो कैसे बनते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण जो चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। ये दो विशेषताएं हैं, विशिष्ट लक्षण है कार्बन में। एक तो पहले तो इसमें 4 संयोजकता होती है, यानी 4 किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं वो। और दूसरी चीज़ श्रृंखला, यानी कि एक पूरी सीरीज बनाने में बड़ी संख्या में यौगिक बना सकते हैं। श्रृंखला के रूप में बड़ी संख्या में ये यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। जितने भी नेचुरल पदार्थ होते हैं ये जो श्रृंखलाओं से जुड़े हुए हैं, अगर मूल रूप से देखा जाए तो इनको ये जो यौगिक होते हैं इनको प्राकृतिक पदार्थ जो होंगे उनसे प्राप्त किया गया था तथा ये समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित होते हैं। मतलब पहले ये चलता था कि जो कार्बनिक यौगिक जो प्राप्त किए जाते हैं वो जितने भी सजीव होते हैं सिर्फ उन्हीं से ही प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, अर्थात ये माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक है। मतलब कार्बन यौगिक जो है उनका संश्लेषण तभी हो सकता है जब कोई एक जीवित शक्ति प्राप्त हो। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मिथ थी ये 1828 में जो है ये मतलब फेल हो गई। फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके इसे असत्य प्रमाणित कर लिया। वोहलर ने ही तो यूरिया की खोज की थी, एक्सीडेंटली जो है ये जो अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया लैब में, और फिर उसके बाद ये जो अवधारणा चलती चली आ रही थी ये कैंसिल हो गई कि मतलब कि सिर्फ सजीव वस्तुओं से या कार्बनिक पदार्थ हमको प्राप्त होंगे। यहाँ पे तो निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनसे भी, और वो भी लैब में प्राप्त हुए। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। ठीक है, सिर्फ ये जो कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है ये इनका जो है ये इनऑर्गेनिक में इनका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक कौन कौन से हैं। मीथेन की संरचना पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक इथेन भी है, जिसका सूत्र क्या होता है C2H6 होता है। मीथेन के बाद इथेन सेकंड उसमें आता है ना, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक आबंध के रूप में आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर एक सरल जो है बॉन्डिंग चाहिए, फिर कार्बन को शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। अब फिर क्या होता है, कार्बन की जो बाकी बची जो संयोजकता होती है उसको संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है इथेन की संरचना का देखिए, इथेन में क्या है 2 कार्बन है ना, तो कार्बन कार्बन को आपस में ये सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ गए, और बाकी के जो है देखिए 2 तो इन लोग का काम हो गया, 2 का आपस में शेयरिंग हो गई। अब तीसरी यहाँ 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 शेयरिंग हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से ये पूरा जो है जो इथेन है उसका जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें इथेन का संरचना यहाँ पे दी गई है, बिंदु संरचना दिखाई गई है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है। ठीक है, जिनमें से क्योंकि 2 जो कार्बन परमाणु वो तो आपस में उनकी बॉन्डिंग हो गई, बाकी के जो 3 हैं वो जो है असंतुष्ट हैं, तो इस वजह से हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे इसकी जो इथेन है उसकी दिखाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं, कार्बन को ऐसे जोड़ देंगे और आपस में हम हाइड्रोजन ऐसे इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ
ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगी किसकी, प्रोपेन की बन जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सभी परमाणु की संयोजकता उनके बीच बने जो आबंध हैं उनसे संतुष्ट होती है। ठीक है, और ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो सैचुरेटेड यौगिक क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड और जो उनमें जो सारी संयोजकताएं जो हैं वो आपस में संतुष्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं सिंगल बॉन्ड से जो बने होते हैं वो सैचुरेटेड यौगिक या सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाले। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक को जिसको हम बोलते हैं C2H4, जिसे एथीन कहते हैं, इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं। तो देखिए, और इसमें चरणबद्ध चरण इसमें जो है जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। किसको, एथीन को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला चरण तो कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जैसे जोड़ा था। एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु, चरण 2 देखिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरे वाले में क्या दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ 4 ही दिए गए ना, 2 हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएंगे। ये क्या, स्टेप 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट है। भाई देखिए यहाँ पे 3 ही तो कंप्लीट हो रही हैं, एक असंतुष्ट है। तो इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बनों के बीच में 2 आवन अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे, तभी हम इसको संतुष्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप, तो इस ये हम कह सकते हैं कि एथीन जो होती है उसकी संरचना ऐसी होती है और डबल बॉन्ड बीच में दिया गया है। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक जिसको हम C2H2 कहते हैं, जिसे हम इथाइन कहते हैं। क्या आप इथाइन को की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसका चित्रण कर सकते हैं। तो इनकी जो संयोजकता है उसको संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं। कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि आबंध वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं, तथा ये जो हैं वो संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक, अनसेचुरेटेड जो है यौगिक बोलेंगे। ठीक है, असंतृप्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया था कि C2H2 का चित्र बनाइए, तो C2H2 के भी आप देख सकते हैं। पहले तो हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जैसे स्टेप वहाँ पे यूज किए गए थे, बिल्कुल वैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने बनाया। H2 2 ही हाइड्रोजन दिए गए, एक हमने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दिए। तो हमने देखा कि एक ही तो इसमें संयोजकता कार्बन की एक यहाँ से कंप्लीट हो रही है, एक यहाँ से कंप्लीट हो रही है, 2 असंतुष्ट हैं, इधर भी 2 असंतुष्ट हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास एक बॉन्ड हमने बनाया, तो जो है अब एक एक जो है क्लियर हो गया। अब एक असंतुष्ट है दोनों का, तो एक और बॉन्ड बना दिए, तो अब सबके हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या हमें मिल गया, 3 जो है बॉन्डिंग मिल गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगली हेडिंग है हमारी श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। यहाँ पे रिंग कैसे बनती है, ब्रांचेस कैसे बनती हैं, और पूरी जो एक श्रृंखला, एक जो है सीरीज पूरी बन रही है वो कैसे बनेगी। तो पिछले खंड में हमने क्रमशः 1 2 3 कार्बन परमाणु वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं इनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखला को 10 कार्बन परमाणु मतलब कि अगर हो सकते हैं तो इनमें से 6 के नाम की संरचना बनाइए। तो यहाँ पे नीचे जो सारणी दी गई है उनके नाम और उनकी संरचना देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1। नाम क्या है, मीथेन, जिससे CH4। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, चारों तरफ हाइड्रोजन हो गए। दूसरा 2 कार्बन परमाणु की संख्या है तो बोल लेंगे एथेन, C2H6, 2 कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज रहेंगे। फिर वही प्रोपेन, 3 परमाणु संख्या, मतलब 3 परमाणु कह 3 कार्बन होंगे, इसको प्रोपेन बोलेंगे, तो C3H8 इनका फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, उसके बाद देखिए बीच बीच में खाली 2 2 होता जाएगा, क्योंकि हमें मेनली किस पे ध्यान देना है, बॉन्डिंग पे ध्यान देना है बस, कि 4 कार्बन की 4 जो है कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, C4H10 इसका फॉर्मूला है, उसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलेंगे, C5H12, तो इस तरीके से हो जाएगा। और 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन बोलेंगे, C6H14। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणु से कंकाल बनाएं तो हम पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं, 4 वाले से बनाए। तो देखिए एक तो ये सीधी संरचना वाली जो है हो गई। ठीक है, दूसरी क्या है, 2 यहाँ पे रखा और 2 जो है इधर उधर कर दिए गए, ब्रांचिंग कर दी। तो ये 2 संभावित कार्बन कंकाल हो सकते हैं स्ट्रक्चर। तो कैसे हो सकते हैं इसे देखिए, शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे ब्रांचिंग जो की गई ना उसका सीधा फायदा होता है नोमेनक्लेचर में, जब इनकी नेमिंग रखी जाती है तब होता है। तो यहाँ पे देखिए ये C4H10 है।
ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला है ये इसकी जो है सीधी रेखा में जो मतलब कि सीरीज में जो इसका पूरा एकदम श्रृंखला में सीधी रेखा में जो दिखाया गया है वो ऐसे यहाँ पे जब ब्रांचिंग करके दिखा दिया गया तो वो इस तरीके से हो गया। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र है C4H10, समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं के वाले ऐसे यौगिक का जो संरचनात्मक समन्वय जो है मतलब समावयन ये कहलाते हैं। यानी सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय यानी रिंग के आकार में भी व्यवस्थित होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कार्बन परमाणु दिए गए सेम यहाँ पे सूत्र जो है वो वही रहेगा, बस इनका नेम चेंज हो जाएगा। पहले वाले में सीधी श्रृंखला दी गई है, सीधी शाखा अगर दी गई है तो उसका जो है ब्यूटेन सिंपल नेम हो जाएगा। वही ये ब्रांच जब कर दिया गया तो इनका नेम चेंज हो जाएगा। फिर वो उनकी सफिक्स और प्रीफिक्स वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो यही जो कार्बन कार्बन है ये रिंग के फॉर्म में भी बन सकता है, ऐसे ऐसे करके जो है पूरी रिंग की फॉर्मेशन कर दिया जाए। ठीक है। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12, C6H12 जो है 6 कार्बन है ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 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 यहाँ। ठीक है। और क्या है H12 है, तो H12 है, 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गए ऐसे H। ठीक है। एक H यहाँ पे आ गया तो या तो ऐसे कर दें या फिर बीच में एक जगह बॉन्ड बना दें, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन की संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। पहले इस तरीके से अरेंज कर लिया सब पूरे में, अब इसमें 2 जो है हमने डबल बॉन्ड रख दिए, 2 डबल बॉन्ड जैसे ही हमने रखे हमारा जो है संरचना पूरी कंप्लीट हो गई। साइक्लोहेक्सेन की जो संरचना है वो कार्बन कंकाल और संपूर्ण अणु की यहाँ पे दिखाई। ये कार्बन कंकाल है, ये संपूर्ण अणु है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? तो सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला ब्रांच जो यहाँ पे श्रृंखला दी गई थी, और चक्रीय श्रृंखला ये रिंग के फॉर्म में। ये यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। तो देखिए असंतृप्त कैसे, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज़ किया गया है। ठीक है। तो और संतृप्त में सिंगल बॉन्ड के साथ पूरे सारे के सारे जुड़े हों, उसी में ही हम हाइड्रोजन का अरेंजमेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के अरेंजमेंट पे ही होगा, हम 2 यूज़ कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है। तो अगर बीच में असंतृप्त यौगिक अगर यूज़ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ऐसे जो है जो कंपाउंड होंगे उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो क्या होंगे, बेंजीन उसमें आ जाएगा C6H6। तो देखिए डबल बॉन्ड हर जगह दिख रहे हैं, तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं, और वही त्रि आबंध वाले जो होते हैं उनको एल्काइन कहते हैं। तो एल्कीन एल्कीन एल्काइन ये इनका जो है ग्रुप का मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, मुझसे दोस्ती करेंगे, यानी ये कार्बन कह रहा है कि मुझसे दोस्ती करेंगे, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और हर किसी को अपने में शामिल कर लेता है। तो अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध, इनके साथ भी बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यहाँ देखिए, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये जो कार्बन तत्व होता है ये एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। यानी कि अगर हाइड्रोजन को ये हटा रहे हैं तो इस प्रकार हटाएंगे, प्रतिस्थापित करेंगे कि इनकी जो संयोजकता है वो फिक्स रहे। अब यहाँ पे जो इनके यौगिक हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हम विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु जो दूसरे परमाणु हैं उनके द्वारा जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इनको ही हम विषम परमाणु कहेंगे। ये विषम परमाणु कुछ यहाँ पे देखिए ये एक वर्ड दिया गया है प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रकार्यात्मक समूह है इसे हम लोग आगे जितनी बार भी आएगा उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक। तो यहाँ पे फंक्शनल समूहों में भी उपस्थित होते हैं ये जो विषम परमाणु हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में भी अगर जुड़ जाएंगे तो भी जो है इसका काफ़ी स्ट्रक्चर और नेमिंग सब चीज़ चेंज हो जाएगी। जैसे कि नीचे यहाँ पे जो सारणी देगी इसमें देखेंगे, तो ये जो विषम परमाणु हैं और वे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी यौगिक में जुड़ जाते हैं तो इनको स्पेशल जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर होते हैं। फलस्वरूप ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो फलस्वरूप इन्हें क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो फंक्शनल ग्रुप हैं प्रकार्यात्मक समूह यहाँ पे दिए गए हैं, जो नीचे सारणी दी गई है उसमें
एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई हैं। जो सिंगल जो डैश है, हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करने करके इस संयोजकता के द्वारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को हटा देंगे और फिर उसके बाद अपनी जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर 2 परमाणु की रिक्वायरमेंट है तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, एक की रिक्वायरमेंट है तो एक के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है संयोजकता के द्वारा वो फंक्शनल कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो आइए अब ये जो सारणी दी गई इसको देखें। तो ये देखिए सारणी में क्या है, कार्बन यौगिकों के कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए गए। विषम परमाणु जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये जब यौगिकों का जब प्रकार होता है तो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इनको हम हेलो एल्केन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। और ये जो है किस में जुड़ते हैं? सफिक्स में ये जुड़ते हैं। ठीक है, और क्लोरो, या तो अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो बोलेंगे और ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, तो इनका ये जो है संयोजकता दी गई, यानी कि एक बॉन्ड खाली एक एक की ज़रूरत इनको होगी। हाइड्रोजन परमाणु की ये प्रतिस्थापी हैं, एक हाइड्रोजन को हटा करके ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब वही यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन वाला देख लिए, विषम परमाणु ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन किसके साथ? अल्कोहल के साथ, यानी OH फॉर्म में अगर यूज़ हो रहा है तब। एल्डिहाइड के साथ, यानी कि जो है ये CHO। ठीक है, CHO के फॉर्म में जुड़ रहा है। कीटोन यानी CO के फॉर्म में जुड़ रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH के साथ जुड़ रहा है। तो ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप दिए गए जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एक एक हाइड्रोजन को जो हटा करके इस तरीके से अपने खुद का जो है, यही इनका फॉर्मूला है, इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन की जगह। अब यहाँ पे हम देखेंगे समजातीय श्रेणी क्या होती है। आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़ करके विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जा सकती है। ये श्रृंखलाएं शाखित भी होती हैं, ब्रांच भी होती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु को उपरोक्त किसी भी जो फंक्शनल ग्रुप हैं उससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु को ऊपर जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनके द्वारा हटाया जा सकता है। एल्कोहल जैसे फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है। एल्कोहल जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो कार्बन यौगिक के क्या गुणधर्म होंगे उनको ये डिसाइड करेगी, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH, ये सब जो है अल्कोहल के पूरे वो दिए गए हैं। और जो है कि रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है इनकी। अब सब में जिसमें जिसमें जो कार्बन के दिया गया है, मीथेन के साथ OH लगा है तो मीथेनॉल हो जाएगा, और इथेन के साथ लगा है तो इथेनॉल हो जाएगा, और प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता होगी। अतः यौगिकों को ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है तो उसे हम समजातीय श्रेणी बोलते हैं। यानी समजातीय श्रेणी क्या हो जाएगी कि यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित जो हाइड्रोजन है, कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन तो होगा ही, हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, हर जगह एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप के द्वारा अगर उसको हटाया जा रहा है तो ऐसे को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अब ये जो सारणी यहाँ पे दी गई थी उसमें वर्णित सजातीय श्रेणी को देखेंगे, और यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों को सूत्र में देखेंगे, ऊपर जो ये यौगिक दिए गए कि जैसे यहाँ पे मीथेन का दिया गया है, C2H6 एथेन का दिया गया है, इसमें इनमें जो CH2 है वो इकाई का अंतर है। CH2 इकाई का ही तो अंतर है CH4 और C2H6 में। ठीक है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है और हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। और C2H6 और C3H8 में देखिए इसमें भी CH2 इकाई का अंतर है, दोनों में ही एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। अगले युग्म प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है? क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों के अंतर ज्ञात कर सकते हैं? देखिए कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12U होता है, तथा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 1U होता है। ठीक है, तो ये 12 यूनिट हो जाएगी किसकी, जो है इसका द्रव्यमान की, कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, तो इसका जो परमाणु संख्या ये परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी देखिए, जो एल्कीन है उनकी देखिए, तो उनकी श्रेणी का पहला सदस्य कौन होता है? ईथीन होता है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग जो था उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं।
एथीन का सूत्र क्या होता है, उपरोक्त सदस्यों के सूत्र लिखिए। तो ये C3H6 है, C4H8 है, C5H10 है। तो क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? CH2 इकाई का यहाँ पे दिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा ज़रा सा, एक इसको देखिए, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, दो अलग अलग जगह बॉन्ड है। ठीक है, वही यहाँ पे जो दिया गया है इसको भी देख लीजिए इस तरीके से। तो अब ये क्या है कि दोनों में ही C3H6 में भी वही था, C4H8 में भी वही था। तो ये किसके, जो ये जो कंपाउंड दिए गए हैं ये किसके हैं? ये एल्कीन, इस एल्कीन जो होती है उसके होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो देखिए C3H6 में डबल बॉन्ड ही होता है, 3 कार्बन है इस तरीके से जुड़े होंगे, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, एक ऊपर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एक नीचे हाइड्रोजन हो गया। कितने हो गए? 4 हो गए। और कितने हैं? 6 हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया, फिर एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, क्या सबकी संयोजकता बराबर हो रही है? अब इस वाले की तो हो जा रही है, ठीक है। इन दोनों की देखिए, इसमें भी एक की कमी है, इसमें भी एक की कमी है, तो यानी इनके बीच में बॉन्ड आ जाए। मतलब कहने का ये है कि इथीन जो होती है इसमें ज़रूरी है कि एक कोई डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड अगर है तो वो इथीन हो जाएगा, यानी एल्कीन का मेंबर हो जाएगा। तो ये सब जो है एल्कीन के मेंबर है, और इसमें भी, इनके बीच में भी CH2 का अंतर होता है। जैसे जैसे ये अपनी सीरीज बनाते जाएंगे पूरा खाली CH2 का अंतर आएगा। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के बीच में कोई संबंध प्रतीत होता है? देखिए एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, और वही एल्केन का जो होता है वो क्या होता है? CnH2n, एक मिनट, ठीक है, क्या होता है? Cn, ठीक है, H2n+2 होता है, किसका? एल्केन का। और वही एल्कीन में +2 हटा दिया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब सूत्र इसका नॉमेनक्लेचर होगा ना तो ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस फॉर्मूले के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पे n में 2 3 4 आ जाए। क्या आप इसी प्रकार एल्कोनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र लिख सकते हैं, बना सकते हैं? तो देखिए एल्कोनों का भी हमने बनाया था ना, CnH2n और +2 था, ये एल्केन का था। और एल्कीन का क्या था? CnH2n, सिंपल। और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2, ठीक, ये एल्काइन का हो जाएगा। अब जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक, वो आणविक द्रव्यमान जैसे ही बढ़ता है, एटॉमिक वेट जैसे ही बढ़ता है, तो गलनांक एवं क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे जैसे भौतिक गुणधर्म जो है वो भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रियाकलाप देख लीजिए 4.2 में, कि जैसे यहाँ पे सूत्र दिए गए, सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। आणविक द्रव्यमान में कितना डिफरेंस है? जैसे यहाँ पे मिथेनॉल दिया गया CH3OH तथा इथेनॉल C2H5OH, और यहाँ पे C2H5OH, CH3OH और C2H5OH में अंतर बताइए। C2H5OH और C3H7OH में अंतर, C3H7 और C4H9 में अंतर। तो इसमें सूत्र और आणविक द्रव्यमानों के बीच की जो अंतर है उनकी गणना कीजिए। तो इसको करने की कोशिश करिएगा, जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था सीरीज में कि CH2 का अंतर आ रहा था, वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखनी है। क्या इन तीनों में कोई समानता है? एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा इनको एक समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है। और नेक्स्ट है कि सारणी में दिए गए अन्य जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके लिए 4 कार्बनों तक के यौगिकों वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए, ठीक है। 4 जो है कार्बनिक यौगिक वाले। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, और जो है यहाँ पे इनमें ये हमारा मेन होमवर्क हो जाएगा कि इनके बीच में डिफरेंस पता करना है, कितने कितने का डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने ये जो नाम पद्धति वाला ना, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो नॉमेनक्लेचर होता है जिससे चाहे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो उसमें 1 या 2 नंबर हमेशा फंसता है, ठीक है। तो इस वजह से इस पोर्शन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का यहाँ से कार्बन की यौगिकों की जो नाम पद्धति है यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।